Good morning students. This session is for class 11th and we are going to study laws of motion. Students, in last session we have discussed about something about the force. Let's start this topic in detail with similar concepts. Okay? So you can see here the first topic is force, and I hope you can see this topic on your screen. So first topic is force. Okay, you can see here the definition. A force is something which changes the state of rest or motion of a body. It causes a body to start moving if it is at rest, or stop it if it is in motion, or deflect it from its initial path of motion. So a force के अंदर देखिए ये सारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है. क्या करता है फोर्स? अ फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज करता है, और मोशन ऑफ द बॉडी. तो दो तरीके के स्टेट हो सकते हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट होगा या तो स्टेट ऑफ मोशन होगा. जो फोर्स है वो दोनों को ही चेंज कर सकता है या फिर चेंज करने की कोशिश कर सकता है. जरूरी नहीं कि जो फोर्स है वो स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर ही दे, बट वो कर भी सकता है या फिर करने की कोशिश करता है. दोनों ही केसेस में उसको फोर्स बोलते हैं. फिर आप देख सकते हैं इट कॉजेज अ बॉडी टू स्टार्ट मूविंग इफ इट इज एट रेस्ट. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स उसको क्या करता है? स्टार्ट कर देता है, और स्टॉप कर देता है. इफ कब? जब वो मोशन में हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक सी ये डिफिनीशन है. आप बहुत ही ज़्यादा इसके साथ फेमिलियर हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप उसको रेस्ट में ले आने के लिए फोर्स अप्लाई कर पाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में उसके मोशन के. सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है वो मोशन में चला जाए तो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं. कई बार कुछ बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं जो रेस्ट में होते हैं, वो आपके फोर्स से मोशन में नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पे भी आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको फोर्स कंसीडर किया जाता है. बट ड्यू टू वेरी लार्ज इनर्शिया इन द बॉडी दैट फोर्स इज नॉट इनफ टू मेक दैट बॉडी इन मोशन. तो ये सारी कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं. आई होप कि आप बातों को समझ रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट फोर्स से रिलेटेड है. वो क्या है? फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. तो यहाँ पे फोर्स को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. यू कैन सी एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. अब देख सकते हैं टू बॉडीज कैन ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर इवन विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स अप्लाई होने के लिए कॉन्टैक्ट में ऑब्जेक्ट को होना कोई ज़रूरी नहीं है. तो ऐसे फोर्सेस को आप बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. इनके एग्जाम्पल्स आपको पता है. इनके एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स. तो ये जो फोर्सेस हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. इन फोर्सेस को अप्लाई होने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, जो दो बॉडी हैं, उनको कांटेक्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. वो काफ़ी दूर होने के बाद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम. और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है. यहाँ पे इसमें रिपल्सन नहीं होता. बट इस केस में भी जो दो बॉडी है हमारे उनको कांटेक्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. वो काफ़ी दूर होते हैं फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं. हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, इसलिए अगर बॉडी बहुत ज़्यादा दूर है तो इसका इफेक्ट हम लोग फील नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं. तो थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. थर्ड पॉइंट है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन एंड डायमेंशन ml to the power -2. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. दैट इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है और इसका डायमेंशन ml to the power -2 है. सो स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी नो हाउ टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी. So by using same law
you can write the dimensional formula of force and you will get that formula is mlt to the power minus 2, and the unit, that is SI unit of force, is Newton, and the CGS unit is Dyne. So we have already discussed about units in chapter 2nd. Okay, so I hope you know the unit about force, that is SI unit and CGS unit. Let's see the next point, that is superposition of force. So you can see the next point is superposition of forces. तो ये क्या होता है देखते हैं. सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स मीन्स क्या है? When many forces are acting a single body, so you can see when many forces are acting on a single body, the resultant force is obtained by using the law of vector addition. So this one is known as the superposition of forces. ये बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा. सो लेट मी रिपीट, व्हेन मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल बॉडी, the resultant force is obtained by using the laws of vector addition, that is F is equal to F1 plus F2 plus Fn. So this is law of superposition of force. Now you can see the resultant of the two forces F1 and F2 acting at an angle theta is given by F is equal to under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. So you can see here, this is the force. So the resultant of two forces, that is F1 and F2 acting at an angle theta, is given by F is equal to under root F1 square plus under root F2 square, under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta, where theta is angle between the F1 and F2. If F1 and F2 are acting at different angle theta, then their resultant is given by this formula. Student, we have already discussed about this formula when we have completed the topic vector, and in that case we have consider about this formula, the resultant of two vectors at an angle theta. So there was the formula of resultant, and that was R is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, where a and b are magnitude of vectors a and b, and theta is angle between vectors a and b. So similar formula is here, because force are vector quantity, so we can take F1 and F2 are two vectors, and if angle between these F1 and F2 is theta, then the resultant of these two force is given by F is equal to under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. Okay, so I hope you understand this concept. Now you can find out the resultant force is directed at an angle alpha with respect to the force F1, where tan alpha is given by F2 sin theta upon F1 plus F2 sin theta. So this one is the angle which the resultant of these two forces makes with the force F1. Okay, so this is very interesting result. You can find out the direction of the resultant force by using this formula. Okay, now let's see, we are going to study the Lamy theorem. Okay, so let's see the statement of this Lamy theorem, and this is .
if three forces F1, F2 and F3 are acting simultaneously on a body and the body is in equilibrium, then according to Lami's theorem. So you can see this one is object, okay, and there are three forces F1 along y axis, F2 along x axis and F3 along any other axis. If these three forces are acting on any object, you can say O or anything else, then Lamy theorem says that if three forces F1, F2, F3 are acting simultaneously on a body and the body is in equilibrium, then according to Lamy's theorem, F1 by sine pi minus alpha is equal to F2 upon sine pi minus beta is equal to F3 upon sine pi minus gamma, where alpha, beta and gamma are angles opposite to the forces F1, F2 and F3 respectively. So you can see here, if this one is the F1, then F1 upon sine pi minus alpha, this one is the angle, okay, sine pi minus alpha. Then if this is the F2, then this one is the angle sine pi minus beta, and F3 is this force, then this one is the pi minus gamma, like, okay, where alpha, beta and gamma are the angles opposite to the forces F1, F2 and F3. So this is the theorem known as Lamy's theorem. This is very popular and very important theorem to find out the magnitude of forces and the angle between the two forces. Now we are going to consider about the topic that is basic forces. Okay. So let's see what is basic forces. You can see here there are basically four forces which are commonly encountered in mechanics. तो यहाँ पे 4 टाइप के टोटल फोर्सेज हैं इन मैकेनिक्स में. अगर हम बात करें तो टोटल 4. फर्स्ट वन इज वेट. सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट इट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं वेट है. ये वेट क्यों है किसी ऑब्जेक्ट का? क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए वहाँ पे वेट होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं और द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है देखिए, व्हेन टू बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट दे एक्सर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर एंड आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे फोर्सेस जो कि कांटेक्ट में आने के बाद ही एक दूसरे पे अप्लाई होते हैं, उनको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस. व्हेन टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट दे एक्सर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर एंड कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेज. अब देखते हैं कांटेक्ट फोर्सेज में कौन कौन से फोर्स यहाँ पे हैं. तो फर्स्ट है नॉर्मल फोर्स. तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल फोर्स एंड इट इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस and it is measures how strongly the surface in contact are pressed together. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है नॉर्मल फोर्स. इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस एंड इट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर प्रेजेंट टुगेदर. तो ये है फर्स्ट. अब सेकेंड देखते हैं. सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पे देखिए it is the component of contact force parallel to the surface and it is opposes the relative motion of the two surfaces in contact. तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है. फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो कॉन्टिन्यूसली मोशन को अपोज करता है. सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू सरफेस एंड इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन और अटेम्प्टेड मोशन ऑफ द टू फोर्सेज इन कॉन्टैक्ट. सो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स है. ये फ्रिक्शनल फोर्स की डिफिनीशन हमने प्रीवियस क्लासेज में भी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है. तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो मोशन को अपोज करते हैं और ये दोनों ये एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं. जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है तो वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं और इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ओके.
थर्ड जो है वो है टेंशन। तो यहाँ पे देखते हैं टेंशन क्या होता है। तो देखिए टेंशन, द फोर्स exerted by the end of taut string, रोप और चेन इज कॉल्ड द टेंशन। तो आपने देखा होगा अगर आप किसी स्ट्रिंग से किसी स्टोन को बांध के सर्कुलर मोशन कराते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रिंग होती है वो टाइट हो जाती है, तो उसमें जो फोर्स जनरेट होता है, उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होता है उसी को बोलते हैं टेंशन। ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज सो एज टू पुल द बॉडी वाइल दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज टू पुश द बॉडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेंशन की डायरेक्शन होती है वो किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो बॉडी को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल एंड टेंशन फोर्स। एंड नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग फोर्स। तो देखते हैं, एवरी स्प्रिंग रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट्स लेंथ। आप जानते हैं कि स्प्रिंग जो होती है वो अपने लेंथ को चेंज नहीं करना चाहती, मतलब अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तब भी फोर्स लगाना होगा, और उसको अगर आपको एक्सटेंड करना है तब भी आपको उसको वहाँ पे फोर्स लगाना होता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों ही केसेस में फोर्स अप्लाई करना होता है। इट मीन्स स्प्रिंग अपनी लेंथ चेंज नहीं करती है। द मोर यू अल्टर इट्स लेंथ द हार्डर इज रेजिस्ट। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आपको इसकी लेंथ चेंज करना है उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना होगा। द फोर्स exerted by a spring is given by F is equal to minus kx। तो स्टूडेंट ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। द फोर्स exerted by the spring, यहाँ पे देखिए फोर्स exerted by एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, तो यहाँ पे स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है इंटरनल फोर्स वो है F is equal to minus kx। माइनस साइन इसीलिए क्योंकि जो फोर्स है वो एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, ये फोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे जो K है उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। वेयर X इज चेंज इन लेंथ, यहाँ पे X क्या है, उस ऑब्जेक्ट की चेंज लेंथ में चेंज है, वो उसकी लेंथ नहीं है टोटल, बट जितना उस स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हुई है सिर्फ उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, एंड K इज स्टिफनेस कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, इसी को स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में समझ में आया होगा, स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझ में आया होगा, और आप स्प्रिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द फार्मूला इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर X इज द चेंज इन लेंथ। इट मीन्स we are talking about the expansion, amount of expansion or amount of compression. We are not talking about the total length of the spring. So must remember these things, that is X is the change in length, okay, and K is the constant known as stiffness constant or spring constant. नेक्स्ट वन इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखते हैं, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय रिजल्टेंट फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। ओके, सो एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को रिपीट कर देते हैं। आप देख सकते हैं एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो कंटिन्यूसली अपने रेस्ट स्टेट में होते हैं, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं इन स्ट्रेट लाइन। कब तक, जब तक कि उन पे कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं होता है जो उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। सो स्टूडेंट, इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है जो कि स्ट्रेट लाइन में है तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स वर्क नहीं करता है। जैसे ही उस पर नेट फोर्स वर्क करना स्टार्ट होगा वो ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करेगा। सेकेंड पॉइंट, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ
inability of body to change its position of rest or uniform motion in straight line unless some external force acts on it. So स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को खुद चेंज नहीं कर पाता है. मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. अब वो अपने से चाहे कि वो खुद ही मोशन में आ जाए तो वो नहीं आ सकता है. अब इसके लिए उसे रिक्वायर्ड होती है किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स एक्चुअली हियर. ओके, तो अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जो टेबल पे रखा हुआ है, वो रेस्ट में है, तो अब वो रेस्ट में ही रहेगा. अगर उसको मोशन में ले आना है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी इनएबिलिटी है कि वो खुद से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता है. इसी इनएबिलिटी को इनर्शिया बोलते हैं. ठीक है, सो यू कैन फ्रेम द स्टेटमेंट फॉर दिस इनर्शिया लाइक दिस. Inertia is the property of inability of an object to change its position of rest or uniform motion in a straight line unless some external force acts on it. Okay, and now the last point related to this is mass is a measure of inertia of body. तो यहाँ पे देख सकते हैं मास जो होता है वो बॉडी की इनर्शिया को मेजर करता है. इट मीन्स अगर मास हाई है तो इनर्शिया हाई होगा, मास लो है तो इनर्शिया लेस होगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है, आप लिख सकते हैं मास जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया भी होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है न्यूटन्स. सो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं. ओके, एंड स्टूडेंट these topics are related to your daily life experience. ओके, और अगर आप इन चीज़ों को आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ऐड करते हैं देन यू विल एबल टू एक्सपीरियंस द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एक्सेट्रा इन योर ओन लाइफ, एंड यू कैन परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग योर बेसिक थिंग्स around you, and you will find the great experience related to the first law of motion. Okay, so let us proceed to the next topic. So you can see here a frame of reference in which Newton's first law is valid is called inertial frame. If a frame of reference is at rest or in uniform motion is called inertial, otherwise non-inertial. So students, ऐसे सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद अ वॉच, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अगर आप किसी चीज़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है तो यहाँ पे उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होता है. ठीक है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब कि अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वहाँ पे उस पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है, और उस केस में उस रेफरेंस ऑफ फ्रेम को नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम बोलते हैं. तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है. ठीक है, सो लेट अस proceed toward the second law of motion. Okay, so student, we have completed the first law of motion here. You can revise this topic, you can read, you can study the different examples given in your book related to the first law and law of inertia. So this is very interesting topic, and you will get many examples related to the inertia. Okay, so they will help you to understand the concept of inertia in more deep way. So try to read that examples and try to experience that examples in your daily life to understand the concept of inertia and first law of motion. Let's see the second law of motion, and you can see here
This law gives the magnitude of force. So this is very important law. This gives the force, that is magnitude of the force. So you can calculate the amount of force acting on any body by using the second law of motion. Second point, according to second law of motion, rate of change of momentum of body is proportional to the resultant force acting on the body. So you can see, according to second law of motion, rate of change of momentum of body is proportional to the resultant force acting on the body, that is F is proportional to dp by dt. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum of a body is proportional to the resultant force acting on the body. So you can see F is proportional to the rate of change of momentum of the body. Okay, here the change in momentum takes place in the direction of applied resultant force, and the momentum is given by the product of mass and the velocity of object, and it measures of sum of motion contained in the body. So it actually measures the capacity of motion of the body, that is known as momentum, and mathematically it is given by product of mass and velocity of object. You can see here, this is the momentum and this is vector quantity. As you can see here, velocity is also a vector quantity. So the rate of change of momentum of any object is directly proportional to the force. By using this formula, you can find out the magnitude of this force acting on a body moving in straight line. Okay, so I hope you understand this law, that is Newton's second law, and this is the momentum. Momentum is actually the capacity of the motion of any object. Mathematically it is given by the product of mass of the body and the velocity at that instant, because velocity of body can be changed at different points, so the momentum will be changed with that, means with velocity. So this momentum can be different if velocity of the body is variable, and it can be the same if velocity of the body remains unchanged. Okay, so if velocity of the body is unchanged, it means you can see the momentum is constant, and in that case dp by dt is 0, so there will be no force. So I hope you understand this concept. Now point C. So we are going to find out the unit of force. So it is defined, unit force. Okay, 1 Newton force actually. So it is defined as the force which changes the momentum of a body by unity in unit time. So if a force changes the momentum of body by unity in unit time, means 1 second, so that force is known as unit force. Now according to this, you can see here F is equal to dp by dt, but you can replace this p by the m into v. So you can see here d dt of m into v. Now you can use the law for differentiation for two variables. So in first case m is constant, then you will get dv by dt, plus v is constant and you will get dm by dt. But if mass of the system is finite, means it is constant, it is not variable, mass is generally considered as constant in mechanics. So this part, that is dm by dt, will be 0 because this m is not changing with time. So this dm by dt is constant, and you will get this part as 0. So you will get F is equal to m into dv by dt. So this is the force, that is F is equal to m dv by dt, or you can write at the place of dv by dt a. Since this one is the acceleration, so the force is equal to ma. This is the formula which we have learned in previous classes, that is F is equal to m into a, that is acceleration. The same thing can be written in form of the momentum, that is p2 minus p1 by time interval. So you can write the force in different terms, like m into dv by dt, like m into a, like p2 by p2 minus p1 by t. So you can use the formula according to the given situation in the question, and you will be able to solve the questions. So students, try to revise this topic. This is very important chapter for your syllabus and your examinations. Okay, so
revise this chapter many times and try to solve at least 10 questions based on each topic. It will help you to understand the concept in more deep way, and you will be able to solve higher order thinking skill as well as the questions based on the application level. So thank you for watching this session. In next class we will start with the external force acting on a body. You can see the point D. Okay, so thank you for watching this session.